हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो जो मैंने ये एनसीईआरटी की न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसमें करेंटली हमारी क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर्स पिछले कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने इसी चैनल पे सब डाल दी है। तो हम वहाँ से जाके देख सकते हैं सारी वीडियोज़ लाइन वाइज और अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट से रहना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। इसकी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर काफ़ी कंप्लीट भी कर लिया है। पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे जो कार्बन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ना कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये डोनेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन करता है। फिर हम लोगों ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे पढ़ लिए थे। कार्बन के एलोट्रोप्स भी पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने कार्बन का नेचर भी पढ़ा था, ये कैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावेलेंट एटम होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी पढ़ लिए थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रांचिंग, चेन और रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए थे कार्बन के। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। उसमें क्या देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है, बस उसका स्केलेटन जो होता है, कैसे वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है उस कंपाउंड का, वो डिफरेंट होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आई होप आप लोगों को याद होगा। एल्केन क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड मिलता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो वहाँ पे एल्काइंस कहलाते हैं वो। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? वो कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें उसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी हो, बस वो सारे कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, कैसे वो कार्बन के साथ अटैच होके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ हेटेरोएटम्स बताए थे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन बताया था। उसके बाद ऑक्सीजन से फॉर्म होके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोगों को ये यहाँ पे से इसकी रीडिंग करनी थी। मैंने आपको ये टेबल तो एक्सप्लेन कर दी थी, बट ये हम लोगों ने रीड नहीं किया था। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied। यहाँ पे बताया कि कार्बन की जो चेन होती है ना, उसमें क्या हम लोगों ने देखा है अभी तक कि हाइड्रोजन उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, बट कभी कभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और एटम्स भी आ सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो ये भी वहीं पे आके ऐसे अटैच होंगे कि कार्बन की जो बैलेंसी है वो पूरी सेटिस्फाई हो, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है। यहाँ पे बोला गया बहुत सारे आपको यहाँ पे टेबल में दिखाया गया, यहीं पे बताया गया। अब ये बोल रहे हैं कि दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज confirm specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। क्या होता है ना कि ये जो हेट्रो एटम लग जाते हैं यहाँ के कार्बन में, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटा के ये खुद लग जाते हैं यहाँ के, यहाँ पे जो भी ये ना इसके नेचर को बदल देते हैं, किसके पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बदल देते हैं। इसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कितना लंबा कार्बन का चेन है, कितने सारे कार्बन उसमें अटैच है। प्रॉपर्टी तब चेंज हो जाती है जब इसका कोई नया फंक्शनल ग्रुप आके इस पे जुड़ जाता है, कोई नया हेट्रो एटम आके इस पे जुड़ जाता है ना, तो उसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। इसीलिए जो भी हेट्रो एटम आके उसको जुड़ता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया सब इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो टेबल में आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो यहाँ पे बताया गया जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको ये जो एरो दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि यहाँ से कार्बन जुड़ता है इसके साथ। ठीक है। कैसे जुड़ता है कार्बन? ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसे कार्बन के साथ, और कार्बन और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ अटैच हो जाए
एक यहाँ, तो कार्बन की 4 टेट्रावेलेंसी पूरी कंप्लीट हो गई। इधर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किधर से ये कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वाले में देखिए आप, इसमें यहाँ से कार्बन के साथ ये पूरा अलग से ग्रुप है, ठीक है। कार्बन दूसरा जुड़ेगा आके, वो उसकी अलग चेन होगी, जो पूरा कंपाउंड जुड़ रहा है आके वो ये ग्रुप का कार्बन अलग है, ठीक है। आप इसे चेन में मत इन्वॉल्व करिएगा, ये पूरा ग्रुप है एल्डिहाइड का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कीटोन का ये ग्रुप दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एक कार्बन इधर जुड़ सकता है, इधर जुड़ सकता है, और भी कार्बन जितने जुड़ना चाहेंगे वो उस हिसाब से जुड़ जाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो लास्ट में है ये वाला कार्बन भी, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। ये भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन के साथ ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसे इस पूरे ग्रुप को काउंट करिएगा, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ना कि चेन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जरा इसको देख लेते हैं। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying length। हम लोगों ने देखा ना, डिफरेंट टाइप की चेन्स बन जा रही हैं। प्रोप है तो मतलब 3 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन है तो मतलब 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो दीज चेन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, इनको ब्रांचिंग भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी देखा हम लोगों ने। इन एडिशन, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any functional group that we saw above। हम लोगों ने ऊपर ये भी देखा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और भी फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिसके कारण नए कंपाउंड्स बन जाएंगे। यहाँ पे बोला है द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कार्बन के साथ H रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया है, COH आ गया, तो ये तो एक अलग कार्बन का कंपाउंड था, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हुआ के ना, उस पर डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, ना कि चेन कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3COH एंड C2H5OH एंड CH3H7 C4H9OH आर ऑल सिमिलर। अब यहाँ पे इन सब की सिमिलर क्यों है, यहाँ पे देखिए इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, ये सब एक तरीके के अल्कोहल हैं, मैंने बताया ना, ये एक तरीके के अल्कोहल हैं सारे, क्योंकि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में OH है, चाहे वो 1 कार्बन की चेन हो या 2 कार्बन हो उसमें, या 3 कार्बन हो या 4 कार्बन हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। कार्बन की चेन किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगी। प्रॉपर्टी कौन चेंज करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या कौन सा हेट्रो एटम लगा हुआ है आके। अगर यहाँ पे CH3 के साथ Cl लगा देंगे तो ये अलग चीज़ बनी है, और CH3 के साथ OH लगाए तो ये अलग चीज़ बनी हुई है, ठीक है। और ऐसे ही आप C2H5 के साथ Cl लगा देंगे तो CH3Cl और C2H5Cl ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास Cl फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन चेन बस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है ना, OH OH OH, तो ये सारे कैसे होमोलोगस सीरीज हो गई। होमोलोगस की मतलब सिमिलर है, क्या चीज़ सिमिलर है इनके पास, होमो मतलब होता है सेम, क्या चीज़ सेम है, इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, बट इनकी जो चेन है बस वो चेंज हो रही है, और उससे कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे CH4 है, C2H6 है, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस CH2 का आ रहा है, एक CH2 इसमें ऐड हो गया था, ये C2H6 बन गया, C2H6 था और C3H8 था, इसमें भी अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो C3H8 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये भी डिफर कर रहा है CH2 में। तो बस क्या हो रहा है, ये होमोलोगस है, यहाँ पे ग्रुप तो कोई भी अटैच हो सकता है आगे इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आप देख लीजिए प्रोपेन क्या होगा, सी मतलब प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है C3H8, ठीक है। और ब्यूटेन का क्या है C4H10। अब यहाँ पे देखिए कितना है, एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं,
तो ये बस कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी तो CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी आपस में होमोलोगस हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दीज पे। मॉलिकुलर मास में डिफरेंस आ जाएगा, जब भाई कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो मॉलिकुलर मास में तो चेंज आ ही जाना है, तो आप मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग CH4 का निकालते हैं तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा ना। तो CH4 का मास कितना हो गया, मीथेन का मास हो गया 16 ग्राम्स, ठीक है, या 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब ऐसे ही आप बात करेंगे C2H6 की, तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा, तो इसका मास कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज अगर हुआ है आप लोग देखेंगे यहाँ पे 14 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही सब में 14 यूनिट का ही इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है बस। नेक्स्ट सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ले सकते हैं आप। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दी सीरीज इज ईथीन विच we have already come across in the section 4.2.1. What is the formula of ethene? The succeeding member have the formula C3H6, C4H8, C5H10. अब ईथीन कैसे बनेगा, ईथीन बनाना है ना आपको, थीन है यहाँ पे ENE लगी है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड का एन होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम पहला ईथीन बनाते हैं तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर। तो पहला ईथीन का जो फॉर्मूला है, ईथीन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, तो ये हो गया ना C2H4। और अगला जो बनेगा एल्कीन, जो प्रोपीन होगा, उसका क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों में जो एडिशन हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का वो कितना हुआ है, एक कार्बन ऐड हुआ है 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो CH2 का ही तो यहाँ पे डिफरेंस है बस। तो ये भी होमोलोगस सीरीज बन रही एक तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैसे ये डिफरेंस जो CH2 का आया है इसके थ्रू आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं एल्केन का कि कितने जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है। अब ये आप बार बार स्ट्रक्चर बना के तो देखेंगे नहीं कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे हर बार, फिर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर एक हट जाएगा बॉन्ड, तो ये ऐसे टाइम लगेगा। अगर लॉन्ग चेन है, अगर मान लीजिए 8 कार्बन की चेन है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जर्नल फार्मूला, वो हम लोग देख रहे हैं एल्कीन्स का, एल्केन का भी होता है। अगर आप अभी यहाँ पे एल्कीन का जर्नल फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है CnH2n। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 टाइम्स n के। अगर कार्बन कितने 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 टाइम्स होंगे कार्बन के, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 × 2, तो ये हो जाएगा C2H4। यही तो अभी हम लोगों ने ईथीन का बनाया है, ये एल्कीन का बता रहे हैं। ऐसे एल्केन का भी होता है। एल्केन का मैं अगर आपको बताऊं तो एल्केन का होगा, एल्केन का आप देख लेना, लिख लीजिएगा CnH2n+2। देखिए अगर आप अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कार्बन कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक कार्बन लिया तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे, 4 हाइड्रोजन लगे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन लग गया आपको, तो ये समझ में आ गया होगा, ये तो मीथेन होता है। अब इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2 × 1 + 2, यही तो होना चाहिए। एन की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 2 × 2 2 × 1 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या बना CH4, यही तो अभी बनाया था हम लोगों ने मीथेन। तो एल्केन का क्या फॉर्मूला हो गया, जर्नल फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। यह आप लोगों ने एल्केन का पढ़ लिया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, ये हो गया एल्केन का। एल्कीन का हो गया CnH2n, ये हो गया किसका, एल्कीन का। अब बात करते हैं एल्काइंस की। कोई एल्काइन के कंपाउंड बनाते हैं, चलिए 3 बॉन्ड का बनाते हैं, 1 2 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो इसे एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो क्या फॉर्मूला बना C2H2, ये हो गया हमारा क्या इथाइन हो गया, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो गया हमारा इथाइन हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, जो जर्नल फार्मूला होगा CnH2n+2,
-2। अगर आप देखें यहाँ पे कार्बन के 2 एटम लिए हमने, तो और हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे 2 × 2 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। ये 4 में से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से जब 2 माइनस करेंगे 2, तो यही तो अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया ना इथाइन का C2H2। तो ये हो जाता है आपका जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइंस का। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार लाइन वाइज लिख देती हूँ। पहला मैंने लिखा है एल्केन का, वो होता है CnH2n+2। फिर दूसरा मैंने लिखा एल्कीन का CnH2n। फिर मैंने लिखा एल्काइन का CnH2n-2। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं, ये हम लोगों ने दोनों जनरेट कर लिया, एल्केन्स के एल्काइन के भी। ठीक है, एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन any homologous series, a gradation in the physical property is seen, and this is because the melting and the boiling point increases with increasing the molecular mass, and other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in the homologous series। अब यहाँ पे homologous series के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। जैसे होमोलोगस सीरीज में आप लोगों ने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बस नंबर बढ़ रहे हैं चेन में, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ही कर रही है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस पर, और वो तो बदल ही नहीं रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर दूसरे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो अच्छा बताइए, कोई हल्की चीज़ होगी उसको बर्न करने में कम टाइम लगेगा, कोई भारी चीज़ होगी उसको बर्न करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके कारण उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मास इंक्रीज कर रहा है, इस कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे वो बॉयल होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, या फिर मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट में वो सॉलिड से लिक्विड में आने लगते हैं। तो इस तरीके से हम मान लीजिए, और फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी की भी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अमाउंट बढ़ रहा है ना किसी चीज़ का, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो सिमिलर ग्रेड, मॉलिकुलर मास पे जो जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उनमें चेंजेस आ जाएगा। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है होमोलोगस सीरीज़ की, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनके भी सारे एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और वीडियोस को स्टार्टिंग से देखा करिए, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता रहे, और जब पूरे स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको डाउट्स भी कम होंगे। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।